नीलिमा के पिता की मौत के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी और इसलिए उसने एक चाइनीज भेल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। नीलिमा खुद रोज चटनियाँ बनाया करती थी और न्यूडल्स को भी फ्राई किया करती थी। शाम के ठीक 5 बजे वो अपना ठेला खोला करती थी। दीदी, मुझे एक चाइनीज भेल दे दो। मुझे भी। मुझे 2 भेल पार्सल चाहिए। नीलिमा के ठेले पे आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। नीलिमा एक एक करके सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल दिया करती थी। दीदी, बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया। कल हम वापस आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल आना। नीलिमा की होममेड चटनी और नूडल्स का टेस्ट दूसरी दुकानों से अलग था और वही उसके ग्राहकों को पसंद आता था। कुछ ही घंटों में नीलिमा का सारा सामान खत्म हो जाया करता था। फिर वो घर लौट आती। ये लो माँ, आज की कमाई। वाह, आज तो तुमने 600 रुपए कमाए हैं। हाँ, आज चटनी और नूडल्स ज्यादा बनाए थे। अच्छा है, कल से ऐसे ही ज्यादा बनाना। ठीक है माँ। नीलिमा चाहे जितना भी ज्यादा सामान बनाए, उसका ठेला खुलते ही सब कुछ धड़ाधड़ खत्म हो जाया करता था। एक दिन नीलिमा अपने घर पे बैठकर सोच रही थी कि उससे क्या करना चाहिए। माँ, जितनी भी ज्यादा चटनी बनाओ या जितनी भी ज्यादा नूडल्स फ्राई करो, सब खत्म हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, पर कुछ ग्राहकों को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। वो तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, और वो क्या है? दीदी, आप रेडीमेड नूडल्स और चटनी भी खरीद लिया करो। बीच बीच में अपनी चटनी के साथ वो भी मिक्स कर दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? अरे माँ, दीदी के नूडल्स के बीच में अगर रेडीमेड नूडल्स हो तो कैसे कोई बता सकता है कि कौन सा दीदी का है और कौन सा रेडीमेड? वैसे बात में तो दम है, पर फिलहाल मैं ये नहीं करूँगी। फिलहाल मैं और भी ज्यादा नूडल्स बनाऊंगी। हाँ, यही सही है नीलिमा। अगले दिन से नीलिमा ने पहले से दुगनी शेजवान चटनी बनाई और पहले से दुगने नूडल्स फ्राई किए। उम्मीद है अब सबको मिलेगा। सारा सामान लेकर नीलिमा अपने ठेले पर गई और इस दिन नीलिमा के ठेले पे एक फेमस फूड ब्लॉगर आई। हम आए हैं दीदी की चाइनीज भेल खाने। सुना है बहुत टेस्टी है। देखते हैं। वाह, ये तो लाजवाब है। आप सभी को नीलिमा दीदी की चाइनीज भेल टेस्ट करनी चाहिए। इस फूड ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई जो वीडियो देखता वो नीलिमा के ठेले पर पहुंच जाता। अब नीलिमा को वापस नूडल्स और चटनी कम पड़ने लगी थी। एक चाइनीज भेल दे दो दीदी। भैया, सब कुछ खत्म हो गया है, आप कल आ जाइए। नीलिमा को कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, माँ, उस वायरल वीडियो की वजह से ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा है बेटा। वो तो है, पर आज भी सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना पड़ा। अरे दीदी, आपको बोल तो रही हूँ, मेरा आइडिया यूज करो। हाँ हाँ, वही सोच रही हूँ। कल बाजार से सब ले आऊंगी। ये हुई ना बात। अगली सुबह नीलिमा बाजार से शेजवान चटनी का कैन और नूडल्स के बड़े बड़े पैकेट ले आई। फिर नीलिमा ने अपने रोज की चटनी बनाई और साथ ही नूडल्स भी फ्राई किए। ये सारी चीजें लेकर वो अपने ठेले पर गई। रोज की तरह नीलिमा के ठेले खोलते ही ग्राहक जमा हो गए। मुझे 2 चाइनीज भेल पार्सल। मुझे भी एक। मुझे भी एक। नीलिमा का हाथ चलता ही रहा। धीरे धीरे डिब्बे में चटनी कम होती जा रही थी। लगता है मुझे वो बाजार वाली चटनी भी मिला देनी चाहिए और नूडल्स भी। फिर नीलिमा ने अपनी चटनी में बाहर वाली चटनी मिला दी और फ्राइड नूडल्स में बाजार वाले फ्राइड नूडल्स मिला दिए। मुझे 2 चाइनीज भेल चाहिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ। नीलिमा पहले की तरह सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल बना बना कर खिला रही थी। दीदी, स्वाद में कुछ अलग है। पहले जैसा नहीं है, पर अच्छा है। नीलिमा खुश थी कि उसके ग्राहकों को बाजार वाले सामान का स्वाद भी पसंद था। फिर क्या था, हर दिन नीलिमा बाजार के शेजवान चटनी और नूडल्स को अपने बनाए हुए सामान में मिला देती थी।
किसी को स्वाद में अंतर समझ नहीं आया क्या? नहीं माँ, उल्टा सब चाव से खा रहे थे। अच्छा है, लगता है छाया का आइडिया काम कर गया। माँ खुश थी कि नीलिमा की मेहनत कम हो गई थी। धीरे धीरे नीलिमा बहुत कम सामान बनाती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीदती थी, लेकिन अब भी उसके ठेले पे भीड़ थी। फिर एक दिन नीलिमा के ठेले के बगल में अशोक ने चाइनीज का ठेला खोला। वो शेजवान चटनी और नूडल्स सब बाजार से लाता था। नीलिमा के कस्टमर्स ने अशोक की चाइनीज भेल भी चखी। ये तो बिल्कुल नीलिमा दीदी की तरह है। क्या सच में? एक एक करके सारे कस्टमर्स ने अशोक की भेल चखी और उन्हें वो भी अच्छी लगी। अशोक बड़ा ही शातिर था। वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता था, तो उसने चाइनीज भेल का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया। अरे वाह, बस 8 रुपए में? सही है। वैसे भी दोनों के स्वाद एक जैसे ही हैं। वो भी है। और कम दाम होने की वजह से अशोक के ठेले पे कस्टमर्स की भीड़ लग गई और देखते ही देखते नीलिमा का ठेला खाली था। आज पहली बार नीलिमा का सामान खत्म नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटी। क्या हुआ? अशोक ने मेरे बगल में चाइनीज भेल का ठेला खोल रखा है और दाम 8 रुपए कर दिए। अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। तो दीदी आप भी दाम घटा दो। पर उससे मुनाफा कम नहीं होगा? कोई बात नहीं, पर कम से कम सब बिकेगा। हाँ। अगले दिन नीलिमा ने नया बोर्ड लगाया। उसने चाइनीज भेल का दाम 7 रुपए कर दिया। 7 रुपए का बोर्ड देखकर कस्टमर्स नीलिमा के ठेले की ओर गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने अपना दाम घटाकर 5 रुपए कर दिया है। 5 रुपए में चाइनीज भेल? अब तो मैं 2 खाऊंगा। और एक बार फिर सारी भीड़ अशोक के ठेले की ओर मुड़ गई। नीलिमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई घंटों तक वही बैठने के बाद नीलिमा घर लौटी। मेरा आइडिया काम किया ना दीदी? नहीं, अशोक ने दाम 5 रुपए कर दिए। अभी भी सारा सामान वापस आया। मैं 5 रुपए से नीचे दाम नहीं घटा सकती। तो अब क्या करे? मुझे तेरी सुननी ही नहीं चाहिए थी। मेरा चाइनीज भेल का ठेला अच्छा भला चल रहा था। जहाँ मैंने लालच के चक्कर में बाजार से सामान लाया, वही मेरा डूबना शुरू हो गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब तू क्या करेगी? वापस वही जो पहले करती थी। खुद चटनी और नूडल्स बनाकर चाइनीज भेल बनाऊंगी, पूरी ईमानदारी से। अगले दिन नीलिमा ने शेजवान चटनी और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और फिर शाम को वो अपने ठेले पर पहुंची। नीलिमा ने बोर्ड चेंज किया और 10 रुपए लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया होममेड। कुछ देर तक नीलिमा के ठेले पर कस्टमर्स नहीं थे, पर फिर एक औरत आई। आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है दीदी? मेरी चटनी और नूडल्स होममेड है। ऐसा स्वाद आपको मार्केट के नूडल्स और चटनी में नहीं मिलेगा। एक चाइनीज भेल दीजिए ना। हाँ। नीलिमा ने उस औरत को चाइनीज भेल दिया। वाह, बहुत अच्छी है। आज तक ऐसी चाइनीज भेल नहीं खाई। धीरे धीरे नीलिमा के रेगुलर कस्टमर्स ने चाइनीज भेल चखी। ये तो एकदम पुरानी वाली है। मजा आ गया। और फिर क्या था, सारे कस्टमर्स नीलिमा के चाइनीज भेल के ठेले पर लौट आए। अशोक के ठेले पर दाम कम था, पर कोई वहाँ भटकता भी नहीं था। अशोक सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है, पर नीलिमा के ओरिजिनल चाइनीज भेल का तो तोड़ ही नहीं था। एक बार फिर नीलिमा का व्यापार बढ़ा। वो खुश थी और फिर कभी भी उसने अपने व्यापार में लालच को आने नहीं दिया। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी, जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए
माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना। अच्छी बुरी से हमें क्या करना है, इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा, पर किसी ग्राहक ने उसकी एक ना मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। लखन सिंह का बेटा चमन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके वापस अपने गांव लौटता है। आ गए बेटा, आगे क्या करने का इरादा है? मैं तो कहता हूँ तुम IAS की तैयारी कर लो। नहीं पिताजी, हमारे देश को इस समय बिजनेस करने वालों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो रोजगार पैदा कर सकें। मैं कोई ना कोई बिजनेस ही करूंगा। आज तक हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो बिजनेस कैसे होगा? आप पैसों की चिंता ना करें पापा, धंधा करने के लिए दिमाग चाहिए। थोड़े पैसों में भी धंधा शुरू किया जा सकता है। चमन बाजार में जाता है और देखता है कि लाला राम ढाबे पर बहुत सारे खाना खाने वालों की भीड़ लगी हुई है। मुझे एक ढाबा खोलना चाहिए और इसके लिए किसी बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं है। चमन अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर एक ढाबा खोल लेता है। चमन खाने में बहुत ही अच्छा वाला माल इस्तेमाल करता, अच्छा वाला आटा, अच्छे वाले चावल। शुरू के 2 दिन चमन के ढाबे पर कोई नहीं आता। फिर एक दिन एक आदमी आता है। अरे भाई, कितने रुपए की थाली दी है? मात्र 40 रुपए की सर। फिर 2-3 लोग और भी आते हैं।
सभी लोग चमन के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। चमन की सब्जी खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते। ऊपर से चमन का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वो अपने ग्राहकों की बहुत इज्जत करता। लेकिन धीरे धीरे चमन की दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अरे भाई, रोटी जल्दी लेकर आओ। अरे मुझे सब्जी ला कर दो। अरे मेरे चावल खत्म हो गए, मेरे लिए चावल लेकर आओ। एक दिन चमन किसी ग्राहक को सब्जी देने जा रहा होता है। जल्दीबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और चमन के सर पर चोट लग जाती है। 1 महीने बाद जब चमन हॉस्पिटल से वापस अपने ढाबे पर लौटता है तो वो देखता है कि उसके आसपास 4-5 नए ढाबे खुल गए हैं। चमन दोबारा ढाबा खोलता है और अपने साथ एक लड़के को भी काम पर रख लेता है। लेकिन इस बार ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहती है। चमन को मजबूरी में अपना ढाबा बंद करना पड़ जाता है। अरे मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि बिजनेस मत कर, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। पिताजी, किसी भी काम में ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, गांव के सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं। या तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर या घर से निकल जा। चमन उदास होकर गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे एक पत्ता गोभी बेचने वाला दिखाई देता है। पत्ता गोभी को देखकर उसे याद आता है कि एक बार उसने दिल्ली में चाइनीज भेल खाई थी। क्यों ना चाइनीज भेल का धंधा ही शुरू किया जाए। चमन नूडल्स, पत्ता गोभी और बाकी जरूरत की सारी चीजें खरीद लेता है और अपना ठेला एक स्कूल के सामने खड़ा कर लेता है। दिन में वो सामान तैयार करता और शाम को चाइनीज भेल बेचता। चमन के पास स्कूल के बच्चों की भीड़ लग जाती। जल्द ही चमन के पास खूब पैसे आने लगते हैं। चमन पूरे गांव में चमन चाइनीज भेल वाला के नाम से फेमस हो जाता है। एक दिन लखन सिंह अपने दोस्त के घर जाते हैं। आओ आओ लखन सिंह, लो ये चाइनीज भेल खाओ। ये तो आज मैं पहली बार खा रहा हूँ। लखन सिंह चाइनीज भेल खाकर देखते हैं। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। किसने बनाया है इसे? अरे तुम्हें नहीं पता? ये तुम्हारे बेटे चमन ने बनाया है। पूरे गांव के लोग उसकी चाइनीज भेल खाते हैं। लखन सिंह अपने बेटे के पास जाता है। लखन सिंह देखता है कि चमन बहुत मेहनत से काम कर रहा है और उसने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं पिताजी। बेटा, अब मेरी समझ में आ गया कि पैसा और इज्जत केवल नौकरी से ही नहीं आते, बल्कि बिजनेस करने से भी आते हैं। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला। ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले।
मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई, तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने 1 चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था, दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है
और गायब हो जाती है। छगन एक पकोड़े वाला है। भैया प्याज के पकोड़े दे दो 1 प्लेट। ये लीजिए। भाई कितना हुआ? 10 रुपए। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकोड़े 10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया। छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज़ नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकोड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकोड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काट कर पकोड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकोड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकोड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकोड़े के शौकीन थे, लेकिन अनपढ़। छगन, 1 प्लेट पकोड़े दे दो। जी चाचा जी। छगन ने पकोड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकोड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो। चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे लो, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है। अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या? दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे, अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख, अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा, लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ, तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा। और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ,
बाऊजी सही कहते थे कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा। प्याज क्या सोने से कम है? अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की दिहाड़ी। हाँ, कल मैंने किराएदार को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए। इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचत कर सकते हैं? भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है। अशोक और अनुराधा भले ही गरीब थे, पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो खुश थे और संतुष्ट थे। अनुराधा अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग बूढ़ी औरत को देख रहे थे, पर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भैया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई दिनों से भूखी अम्मा हड़बड़ी में खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब वापस भूख लगेगी कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। अनुराधा वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बहुत अच्छा था। वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, पर बेटा ये बहुत भारी है। मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा, चलिए। अशोक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी है। भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते ही थे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अशोक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बम्बू टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जुड़ने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 महीने? 2-3 महीने आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का राशन ही आएगा। अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए। कितने दिनों से मैं काम ढूंढ रही हूँ। भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए ताकि हम पर भूखे मरने की नौबत ना आए।
हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिकट थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियाँ ले ली। अब अनुराधा के पास बस 10 रुपए बचे थे। वो घर लौट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस 10 रुपए हैं, इसमें क्या आएगा। अनुराधा ने यहाँ वहाँ देखा तो एक पकौड़े की दुकान थी। मुझे 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकौड़े ले लिए। वो पकौड़े लेकर अनुराधा उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, पर ये खा लो। उस बूढ़ी औरत ने पकौड़ों के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकौड़े तू अपने घर ले जा बेटी, समझ ले मैंने खा लिए, आज इस पर तेरा हक है। अम्मा, पर आपको भूख लगी है ना? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनुराधा हड़बड़ा गई। वो बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर अनुराधा घर लौटी, अपने पति अशोक को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? पता नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकौड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला और दंग रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये सच है क्या? हाँ, पर कैसे? शायद उस बूढ़ी औरत की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटी, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। हाँ, तुम्हारी अच्छाई की वजह से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। छगन एक पकोड़े वाला है। भैया, प्याज के पकोड़े दे दो 1 प्लेट। ये लीजिए। भाई, कितना हुआ? 10 रुपए। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकोड़े 10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया। छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज़ नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकोड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकोड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काट कर पकोड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकोड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकोड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकोड़े के शौकीन थे, लेकिन अनपढ़। छगन, 1 प्लेट पकोड़े दे दो। जी चाचा जी। छगन ने पकोड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकोड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया
और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं, 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे उल्लू, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है, अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या? दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे, अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख, अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा, लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ, तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं, 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा। और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ। बाऊजी सही कहते थे कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा। प्याज क्या सोने से कम है? मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। पापा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा एक समृद्ध व्यक्ति थे। उन्हें एक बार जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकाला जा सकता था। पिताजी जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले पूरे शहर में पनीर बेचा करते थे। पनीर बेचकर मेरे पिता काफी अमीर हो गए। लेकिन फिर एक दिन गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के बारे में पता चल गया। भूपेंद्र, मैंने सुना है कि तुम्हें जंगल में कोई पनीर घर मिला है। हाँ मुखिया जी, मिला है, और उसी से मैं इतना अमीर हो पाया हूँ। अब दौलत के मामले में कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। पूरी तहसील में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर सप्लाई कर रहा हूँ। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। तुमने मुझे बिना बताए जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने पिताजी से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि पिताजी गांव के आसपास ही मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर काम चलाते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। पिताजी, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था।
तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी किसी दिन जग्गू के परिवार की बहुत बुरी हालत हो जाती। पिताजी, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस दिन जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू हूँ। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? चला जा यहाँ से, वरना अभी अपने नौकरों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेरी मेहरबानी समझ। इससे पहले कि मुखिया अपने आदमियों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला डालकर अपने आदमियों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में घुस गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस दिन जग्गू के परिवार का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो अचानक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे डर के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके आदमी डंडे लेकर खड़े हुए थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देख कर आ रहा हूं। नौकरों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों नौकर जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने पिता को इस तरह पिटते हुए नहीं देख पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के आदमियों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! पिताजी, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की तरफ भागे। मुखिया के दोनों आदमी उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहाँ तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुखिया के दोनों आदमी घायल शेरों की तरह जग्गू और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए पापा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर दिखाई दिया। तीनों लोग पनीर के घर में घुस गए। इससे पहले कि मुखिया के आदमी पनीर घर तक पहुंचते, पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का स्वागत है। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पुराने पनीर घर हो जो मेरे पिताजी को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से मना किया था, मेरे द्वारा कमाई गई दौलत का दिखावा मत करना। अगर मेरे बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे बारे में पता चल गया और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती मत करना जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बिना बताए किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है पिताजी। लग रहा है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर बेचने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही बेचेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया।
दोनों अपना सिर घायल कराकर चले आए और कह रहे हो कि वे तीनों अचानक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने आदमियों को जंगल के बाहर पहरे पर लगा दिया। मुखिया के आदमियों ने देखा कि जग्गू, राजू और मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछली बार तो वो पनीर घर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। इस बार मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगले दिन जैसे ही जग्गू का परिवार जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद की शक्ल नहीं पहचान पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। लगता है तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। नौकरों, इसके बच्चों को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। नौकरों, इन लोगों को पेड़ से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर पहुँचे, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके आदमी पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ! कोई मुझे बाहर निकालो! मेरी सांस रुक गई है, मेरा दम घुट रहा है। पहले जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के परिवार को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी भी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी आदमी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके आदमियों ने जग्गू, राजू और मिनी को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ बीनी हैं? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में प्रतियोगिता क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब, राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बिन रहे थे तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देख कर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिपकर देखा कि एक राक्षस तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई भयानक राक्षस लगता है। क्या हमें इसके पास जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी राक्षस के पास गई तो उसने देखा कि राक्षस कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस को पत्थर मारे गए हों। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा, मैं समुद्र किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसलिए मेरी जाति के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुँचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा राक्षस नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर राक्षस के घाव धोए और खाने को फल दिए।
ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे, राक्षस से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने तीनों को रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। सरकार ने जंगल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बुढ़िया, ज्यादा दिमाग ना चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार ले आया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब पकेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला उधार ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई। इस तरह तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चले जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा कर लेना। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है। वड़ा पाव की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर राक्षस जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे नाराज तो नहीं हैं? मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन राक्षस ने जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। राक्षस तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो राक्षस बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास दो और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस लौट आया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। राक्षस एक पेड़ के ऊपर छिपकर रहता था। जैसे ही राक्षस ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अधिकारी रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं हैं। वहाँ हम लोगों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा धंधा शुरू किया है? चाउमीन की रेहड़ी लगाई है।
चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे पकौड़ा चाउमीन बनाकर खिलाती थी। पकौड़ा चाउमीन? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों ना दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। साधारण चाउमीन तो बहुत से लोग बेच रहे होंगे और अगर तुम पकौड़ा चाउमीन बेचोगे तो तुम्हारे ठेले पर बहुत से ग्राहक खींचे चले आएंगे। राक्षस चाचा, इस बार मैं मुंबई अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि तुम एक अच्छे राक्षस हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। अंकल, जंगल में एक राक्षस रहता है, कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। राक्षस हम सब लोगों के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो राक्षस मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उस पर पत्थर फेंकने लगे। लगता है राक्षस के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम राक्षस को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने राक्षस को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को राक्षस के साथ देखकर दंग रह गए। राजू राक्षस को मुंबई ले आया और उसने राक्षस को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। अब रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे राक्षस का दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने राक्षस की मदद न की होती तो आज वे राक्षस के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है।